नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय की इन ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे चर्चा करूंगा इतिहास विषय के इस चैप्टर पर कि इतिहास क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, और इतिहास को हम किस तरह से पार्ट में बांट करके इतिहास को हम पढ़ते हैं और हमारे लिए क्यों पढ़ना ज़रूरी है। इस विषय के ऊपर आज हमारी चर्चा होगी। आइए जानते हैं हम इतिहास के बारे में। इतिहास जो शब्द है वो सबसे पहले हेरोडोटस नाम के इतिहासकार ने हिस्टोरिका नाम की सबसे पहले इतिहास की विश्व में पुस्तक लिखी और हिस्ट्री इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। ये लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की घटना है। इसके बाद थियोडोरस ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्धात्मक इतिहास लिखा। उसके बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही रैंक ने वैज्ञानिक जो इतिहास लेखन की शुरुआत की। तो इस तरह विश्व में इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। भारत में भी इतिहास लेखन की प्राचीन काल से परंपरा रही है। वो विश्व इतिहास के तुलनात्मक दृष्टि से उस सांचे में फिट नहीं बैठती है, फिर भी भारतीय इतिहास लेखन की एक समृद्ध परंपरा रही है। इतिहास का जब हम अर्थ जानते हैं तो इतिहास दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस हास। पहले ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इति मतलब पहले प्राचीन काल में, हास मतलब हो चुका है। पहले ऐसा प्राचीन काल में हो चुका है, ऐसा हुआ, इसे इतिहास का अर्थ के रूप में हम जानते हैं। अब आता है कि हमारे पास में इतिहास की परिभाषा क्या है। देखिए दोस्तों, इतिहास मानव जीवन की यात्रा का नाम है। मानव जीवन जिस तरह पाषाण काल से लेकर और वर्तमान तक अपनी यात्रा करते हुए आ रहा है, ये ही इतिहास है। इस तरह अगर हम इतिहास की परिभाषा पर का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि अतीत काल में घटी घटनाओं की क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक दृष्टि से तथ्यों का अवलोकन करते हुए जो अध्ययन किया जाता है वो इतिहास है। तो तीन बातें हमारे सामने आ गई, क्रमबद्धता और फैक्ट, तथ्यात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया हो, वो इतिहास कहलाता है। इतिहास की परिभाषा है। इतिहास दोस्तों अतीत से लेकर के और वर्तमान तक के मध्य में जो संवाद होता है, अतीत और वर्तमान और भविष्य के बीच में जो संवाद होता है वो इतिहास कहलाता है। और हम पढ़ते क्यों हैं इतिहास? हम हमारे अतीत को जान करके और हम वर्तमान को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इतिहास का अध्ययन करते हैं। रोजर बेकन कहते हैं, बेकन नामक इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास इस पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, समझदार बनता है। इतिहास पढ़ने से हमारे पास जानकारियाँ आती हैं, इससे हम समझदार और बुद्धिमान बनते हैं। देखिए दोस्तों कि इतिहास की ये जो परिभाषाएं हैं ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलती हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती हैं। महाभारत कहता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो शिक्षा देता है वो इतिहास है। इतिहास को पांचवा वेद भी कहा जाता है। और इतिहास को पढ़ना केवल उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जो अतीत काल में अब इतिहास में जो गौरवान्वित या सफलताओं को देखना चाहते हैं। इतिहास उन लोगों के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है जो प्रगतिशील समाज के सामने जो बाधाएं और जो समस्याएं आई हैं उनको जानने के लिए भी इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। तो इतिहास क्रम से एक बहने वाले स्रोत के समान है। इसमें फैक्ट्स बह रहे हैं, लेकिन ये इतिहासकार पे डिपेंड करता है कि वो तटस्थ, निष्पक्ष होकर के, ईमानदारी से तथ्यों का अवलोकन करके, वैज्ञानिकता के साथ में और इतिहास को लिखे बिना किसी पूर्वाग्रह के, वो सच्चा इतिहास है। इस बारे में जो प्रसिद्ध पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री, E.H. कार की प्रसिद्ध पुस्तक है। E.H. कार वो अपनी पुस्तक में कहते हैं कि इतिहासकार को एक मछुआरे की तरह नहीं होना चाहिए। मछुआरा समुद्र में जाता है,
अपनी पसंद की मछली पकड़ता है और उसको बाजार में सजा करके बेचता है। नहीं, इतिहासकार को बिल्कुल निष्पक्ष तटस्थता के साथ में पूर्वाग्रहों से रहित होकर के और ईमानदारी से तथ्यों का अवलोकन करके सच्चाई समाज के सामने रखनी चाहिए। ये है सच्चा इतिहास। तो इस तरह हम इतिहास का अवलोकन करते हैं। देखिए इतिहास में अनफेयर की जगह क्या होना चाहिए? फेयर। और फेक की जगह क्या होना चाहिए? फेक की जगह क्या होना चाहिए? फैक्ट। अनफेयर की जगह फेयर और फेक की जगह फैक्ट होना चाहिए इतिहास में, तब होता है सच्चा इतिहास। और इतिहास केवल राजा महाराजाओं की किस्से कहानियां और युद्धों का इतिहास नहीं होता। इतिहास जन सामान्य का भी होता है, इतिहास आम जन का भी होता है। इतिहास उस आदिवासी, किसान, मजदूर, दलित, वंचित, शोषित, महिला का भी इतिहास होता है जिसने सामाजिक संघर्ष किया है और इस दंश को झेला गया है, वो कभी लिखा नहीं गया है। इस तरह सच्चा इतिहास वही होगा जिसमें आम जन और किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी शामिल होंगे। इस तरह अब हम इतिहास के उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से, देखिए दोस्तों, वैसे तो इतिहास को युगों के बंधन में हम नहीं बांध सकते, फिर भी हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम इतिहास को के 3 भागों को देखेंगे कि किस तरह इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए दोस्तों, इतिहास में एक बिग बैंग की थ्योरी है वैगनर की। वो कहता है कि ब्रह्मांड में एक टुकड़ा टूटा और टुकड़ा टूट करके उस पर वातावरण का निर्माण हुआ, फिर वहाँ पर पहले रेप्टाइल्स बने, फिर नॉन कोऑर्डेटा, फिर कोऑर्डेटा, और फिर इस तरह चिंपैंजी, गिब्बन, गोरिल्ला, बंदर यात्रा करते हुए वर्तमान की जो मानव की जो संरचना है, होमोसेपियन जो हमारी प्रजाति है, रेस है, उस होमोसेपियन तक मानव जीवन ने जो यात्रा की है, उस यात्रा का नाम ही इतिहास है। तो इस बिग बैंग की वैगनर थ्योरी से जिस तरह प्रागैतिहासिक काल में मानव ने कैसे जीवन जिया, आदि ऐतिहासिक काल में कैसा जीवन जिया और ऐतिहासिक काल में मानव ने कैसा जीवन जिया, ये आज संरचना हम समझेंगे। इनके सभी पहलुओं और आयामों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में को भी हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट लेते हैं। इसको हम पहला कहते हैं पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। दोस्तों, पुरापाषाण काल को हम कैसे पहचानेंगे, मध्यपाषाण काल को कैसे पहचानेंगे और नवपाषाण काल को कैसे पहचानेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल, जब मानव जंगली जीवन जीता था, वन में आदिम अवस्था के अंदर नंगा घूमा करता था, कच्चा मांस खाता था और पत्थर और हड्डियों के औजारों का प्रयोग करता था, उस समय के मानव की जीवन की यात्रा की कहानी है प्राग ऐतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांट लिया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को हम समझते हैं कि पुरापाषाण काल के मानव का हम कैसे अध्ययन करेंगे। इस काल के मानव की जो प्रजातियां हैं वो प्रोटोआस्ट्रेडाइड, निएंडरथल, क्रोमेगन और भूमध्य सागरीय अल्पाइन, मंगोलाब, इन प्रजातियों के कंकालों के स्केलेटन और मस्तिष्क के आधार पर इनका हम अध्ययन कर पाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में इसका, मानव शास्त्र में इसका पूरी तरह से अच्छे से वर्णन दिया हुआ है। पुरापाषाण काल में हम 2 बातें मुख्यतः देखते हैं। एक तो इस काल का मानव बिल्कुल आदिम अवस्था में था, जंगली अवस्था में था, जंगल में रहता था और कच्चा मांस खाता था। और दूसरा, उस काल के मनुष्य के जो औजार मिले हैं वो बिल्कुल भोंटे
और अनगढ़ हैं, उन औजारों के आधार पर इस काल के मनुष्य की पहचान होती है। इस काल के मनुष्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, इस काल के मनुष्य ने अग्नि का आविष्कार किया था। अग्नि का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, ये हमारे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। अग्नि का आविष्कार पुरापाषाण काल के मनुष्य ने किया। दोस्तों, पुरापाषाण काल के मानव ने अग्नि का आविष्कार कोई एक दिन में नहीं किया। उस व्यक्ति ने कई सैकड़ों सालों की यात्रा करते हुए, ऐसे ही अपन एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं कि उसने एक दिन ऐसे ही जंगल में बैठा हुआ 2 चकमक के पत्थरों को रगड़ रहा होगा और रगड़ते समय एक चिंगारी निकल के सूखी घास में गिर गई होगी और वहाँ आग लग गई। वो एकदम अचंभित रह गया होगा। वो मानव बड़ा डरता था। उस काल का मानव, वो बिजली कड़कती तो डर जाता था, बरसात होती तो उसको अचंभित होता था, सूर्य की उससे डर जाता था। तो इस तरह से वो आदमी बड़ा भयभीत और डरा हुआ रहता था। इसलिए ही उसने इन कल्पनाओं के आधार पर, इस भय के आधार पर कई संरचनाओं की स्थापना की होगी। तो अग्नि का आविष्कार, उसने देखा होगा कि उस आग के अंदर कोई जंगली जानवर भुन गया होगा। उसने जब उसको खाया होगा तो उसको स्वादिष्ट लगा। आगे से उसने फिर ऐसे ही अग्नि जला करके और अपने उसको काम में लेना शुरू किया और वो रोशनी के लिए भी इसका प्रयोग करने लगा और धीरे धीरे वो सभ्य बनता गया और उसका कई जगह उपयोग करने लगा। ये इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का मानव सभ्यता की ओर अग्रसर था, आगे बढ़ रहा था। इस काल के मनुष्य की, मध्य पाषाण काल की, हमारे राजस्थान के बागौर भीलवाड़ा से और मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं से, इन शैल चित्रों से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह मध्य पाषाण काल के मनुष्य ने अपने जो 2 तरीके से इसको पहचान सकते हैं। एक तो इसने हथियारों को नुकीला और धारदार बनाना शुरू कर दिया था। दूसरी बात, इसने अभी शुरू की अवस्था के अंदर पशुपालन और खेती बाड़ी की शुरुआत की थी अभी। और जो महत्वपूर्ण बिंदु जो हम बताने जा रहे हैं, जिस तरह पुरापाषाण में हमने अग्नि बताया, उसी तरह मध्य पाषाण काल के मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया। पहिए का आविष्कार मानव जीवन में एक बड़ा रचनात्मक और सृजनात्मक आविष्कार था। अब ये खेती बाड़ी के समय अपनी फसल को लाने ले जाने के लिए, आने जाने में इसको सुविधा हो गई। यातायात की शुरुआत मध्य पाषाण काल के मानव ने की थी। अब आता है हमारे पास नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के मानव की जीवन की यात्रा बहुत सभ्यता की तरफ बढ़ रही थी। अब मानव की सबसे महत्वपूर्ण औजार नुकीले, धारदार, दोनों तरफ से धारदार, और यह मानव खेती और पशुपालन इसका प्रमुख व्यवसाय बन गया। अब ये एक बड़ा मोड़ बिंदु आया कि ये आवास बनाकर रहने लगा। नदियों के किनारे ये आवास बना के रहने लगा। सोहन घाटी, उत्तर प्रदेश और इसके साथ में दुनिया में सभी जगहों पर, चाहे वो यांगटीशिक्यांग नदी चीन के अंदर हो, दजला फरात हो, या फिर नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता हो, या फिर माया सभ्यता हो, दुनिया की जो भी सभ्यताएं, यूनानी सभ्यताएं, सब सभ्यताएं नदियों के किनारे ही मानव ने अपना आवास प्रारंभ किया और अपनी जीवन यात्रा शुरू की। इस तरह भारत में भी ये कई उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से कई जगहों से ये नवपाषाण काल के उदाहरण हमारे सामने मिलते हैं कि मानव ने खेती और पशुपालन के साथ में अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ की। ये था प्राग ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। अब आता है हमारे पास आदि ऐतिहासिक काल। आदि इतिहास, दोस्तों आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा विडंबना लग रही होगी कि इसको आदि इतिहास क्यों कह रहे हैं सर। तो आदि इतिहास से मेरा तात्पर्य है आधा इतिहास। आधा इतिहास क्यों है? क्योंकि इस काल का मनुष्य सभ्य बन चुका था, अच्छे मकान बना के रहने लगा, चौड़ी सड़कें उसने बना ली, सफाई व्यवस्था कर ली, नालियों की व्यवस्था कर ली, दुर्ग बना लिए, सभ्यता के सारे आयाम उसने हासिल कर लिए। लेकिन वो लिखने पढ़ने भी लगा, लेकिन विडंबना यह है कि उसका लिखा हुआ हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए इसको हम आदि इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के काल को हम आदि इतिहास की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इस काल का मनुष्य सभ्य बन चुका था, खेती बाड़ी करने लगा था, पशुपालन करने लगा था, और सबसे बड़ी बात, ये सभ्यता व्यापार प्रधान थी। अधिकतर लोग शहरों में निवास करते थे, बड़े आवास बना लिए थे, रोड बने, सड़कें बड़ी बना ली थी, सारी सुविधाएं पास मौजूद थी, लेकिन उस लिखे हुए को नहीं पढ़ पाए हैं।
इसका मतलब दो बातें हमारे पास में आती हैं, सभ्यता और संस्कृति। भौतिक जो उपादेयता थी, भौतिक जो विकास था वो बहुत हुआ इसमें, लेकिन संस्कृति का हम पहचान जो आध्यात्मिक और मानसिक होती है उसकी सही तरीके से वो पहचान हम नहीं कर पा रहे हैं। वो उसका जो लिपि है वो पढ़ने के बाद ही हम उसको जान पाएंगे। इसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल। तो अभी जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, ये अपना ऐतिहासिक काल है। दोस्तों, इस तरह से आपने मानव जीवन की यात्रा का ये अध्याय, इतिहास का अर्थ, परिभाषा, क्यों हम इतिहास पढ़ते हैं और प्रागैतिहासिक काल से लेकर के ऐतिहासिक काल तक की यात्रा को आपने देखा।